नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। पंजाब में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1565 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना से 61 लोगों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,583 से ज़्यादा है और 16,640 से अधिक एक्टिव केस हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से 1,923 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। पंजाब में टॉप 5 संक्रमित जिलों की बात करें तो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा लुधियाना में 338 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और उसका दूसरे नंबर पर जालंधर में 210 नए मामले सामने आए हैं। फिर तीसरे नंबर पे एसएस नगर है। यहाँ पे जो मामले हैं 24 घंटे में 176 नए मामले सामने आए हैं और अमृतसर में 157 कोरोना के नए केस मिले हैं। इसके अलावा पटियाला में भी 137 मामले सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना की स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। पंजाब में मामलों में लगातार तेजी बनी हुई है और लोगों के कोरोना से अगर कहें तो दम तोड़ने की संख्या जो है 24 घंटे में वो भी काफ़ी ज़्यादा है और यह स्थिति बिल्कुल ही डराने वाली है। ऐसे में लोगों से भी अपील है कि वे तमाम कोरोना के जो दिशा निर्देश हैं अपने स्तर पर पालन करने की पूरी कोशिश करें। वहीं पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह संधू जालंधर पहुंचे और 3 नए अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटरों का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि हेल्थ सेंटर कोविड सेंटरों के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे और इन्हें बनाने में तकरीबन 15 करोड़ की लागत आई है। इनमें आईसीयू की तरह हर सुविधा मौजूद होगी। सिद्धू ने कहा कि सरकार महामारी से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए खेती ऑर्डिनेंस के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब ने गुरदासपुर में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर का घेराव किया और जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की। इस मौके पर किसानों ने कहा कि या तो ऑर्डिनेंस रद्द किया जाए या फिर उनको जेलों में बंद कर दिया जाए। किसानों ने कहा कि ये बिल किसान विरोधी है, जिसके जरिए किसानों और मजदूरों को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है। इनका कहना है कि सरकार धीरे धीरे खेती के जो काम हैं वो पूरी तरह से किसानों के हाथ से हटा करके मजबूरी का लाभ उठा करके कॉरपोरेट को सौंपना चाहती है और इस आरोपों को लेकर के लगातार किसानों के प्रदर्शन काफ़ी अरसे से चल भी रहे हैं और अभी भी लगातार जारी हैं। और इस संबंध में गुरदासपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस का घेराव किया गया और यहां पे किसान धरने पर बैठे रहे। साथ ही साथ जो खेती को लेकर के जो ऑर्डिनेंस है केंद्र सरकार की तरफ से, उसकी इनकी तरफ से ज़ोरदार मुखालफत की जा रही है। उधर फाजिल्का में दूसरे दिन भी केंद्र की तरफ से लाए गए खेती ऑर्डिनेंस और बिजली एक्ट के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी रहा। सैकड़ों किसान अपने परिवार समेत जिला उपायुक्त ऑफिस के बाहर पहुंचे। पंजाब में किसान केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ एक लंबे समय से लामबंद हैं। किसानों ने प्रदेश के प्रदर्शन के दौरान अपने डीसी दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकते हुए कोविड-19 के तहत धारा 188 के मामले दर्ज कर लिए। लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनती है उनका प्रदर्शन जारी रहेगा, चाहे कोई भी कार्रवाई, कोई भी मुकदमे उनके ऊपर लाद दिए जाएं। आपको बता दें कि खेती ऑर्डिनेंस को लेकर के लामबंदी किसानों की तरफ से लगातार जारी है, प्रदर्शनों का दौर जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार कॉरपोरेट के साथ है और खेती के मामले में जिस तरह से दखल दी जा रही है, उनका कहना है जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया है, ऐसे में किसानों के हाथ से खेती छीन करके कॉरपोरेट में हाथ में देने की तैयारी है। उनका कहना है कि किसानों को इस हद तक मजबूर किया जा रहा है कि वो खेती से तौबा कर लें और फिर कॉरपोरेट खेती का काम संभाल लें। उधर पंजाब के मानसा में बेरोजगारों ने अपनी मांगों को लेकर के बिगुल फूंका है। दरअसल बेरोजगारों का कहना है कि जिस वक्त कांग्रेस सत्ता में नहीं थी उस समय उसने वादा किया था कि बेरोजगारी भत्ते में इजाफा करेगी और सत्ता में आने पर 200 से हटा करके इसको 2500 रुपये कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अभी तक वे अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। बेरोजगार नौजवानों के मुताबिक कांग्रेस का कहना है कि जिन परिवारों की आमदनी
12,000 से कम हैं, ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि 12,000 से कम है, उनका बेरोजगारी भत्ता उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी 12,000 से पारिवारिक आमदनी ज़्यादा है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि मानसा जिले में यह प्रदर्शन चल रहा है। 31 अगस्त तक 35,850 नौजवान रजिस्टर्ड हैं बेरोजगारी भत्ते को लेकर के, जिन्हें सरकार की तरफ से रोजगार के संबंध में अलग अलग सुविधाएं मुहैया कराए जाने की जो है बातें हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि सुविधा क्या उन तक पहुंच रही है, ऐसे में छात्रों का जो बेरोजगार लोग हैं उनका गुस्सा ये है कि बेरोजगारों का गुस्सा ये है कि सरकार ने जो वादे किए थे उससे वो मुकर गए और साथ ही साथ अब जो बेरोजगारी भत्ता है उस पर कंडीशन लागू कर दिया। कंडीशन ये, शर्त ये कि जिनके परिवार की आमदनी 12,000 रुपये है उन्हें, या 12,000 से कम है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, लेकिन अगर 12,000 से ज़्यादा है उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। वहीं श्री मुक्तसर साहिब में सरकारी पैसे से अपने खेत को जाते कच्चे रास्ते को पक्का कर नियम तोड़ने के मामले में स्पष्टीकरण देते हुए सरपंच शरणजीत संधू ने कहा है कि सरकार काम नियमों के दायरे में कर रही, उनकी तरफ से जो भी काम मिले हैं सरकार की तरफ से वो नियमों के दायरे में किए गए हैं। तमाम जितने भी काम किए गए हैं, नालियों के इंटरलॉकिंग का मामला हो चाहे और भी दूसरे मामले हो, वो गाइडलाइंस के तहत ही पूरे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। वो महज 2 से 4 लोग हैं जो झूठे आरोप उनके ऊपर मढ़ रहे हैं, जबकि पंचायत अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रही है। दरअसल सरपंच पर, श्री मुक्तसर साहिब के गांव के सरपंच पर, एक गांव है वहाँ पे, उस पर उनके ऊपर जो है यह मामला, एक तरह से उनके ऊपर आरोप लगाया गया और उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया गया है। फाजिल्का में इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल की खबर का असर देखने को मिला है। गांव अभून की पंचायती ज़मीन की बोली 5 बार रद्द होने पर लगातार प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और बोली को संपन्न करवा दिया गया है। आपको बता दें कि ज़िला फाजिल्का के गांव अभून की 43 एकड़ पंचायती ज़मीन को सरपंच की तरफ से बिना बोली करवाए ही मिली भगत करके, खुर्द बुर्द कर अपना बता करके अपने आदमियों के नाम उसमें दर्ज करवा दिए गए थे। इसके बाद गांव वालों ने इसका विरोध किया तो विभाग ने सरपंच की कार्रवाई बोली को रद्द करके नए सिरे से बोली रखी थी, जिसको विभाग की तरफ से टाल मटोल करते हुए 5 बार रद्द कर दिया गया। इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल पर प्रमुखता से इस खबर को दिखाया गया था। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई को अमल में लाया है। वहीं गुरदासपुर में भी इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल की खबर का असर देखने को मिला है, जहां एक दिव्यांग पिता का 10 साल का बेटा भीख मांगकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। दरअसल ये अब मजबूरी है, या ये कह सकते हैं कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था जिससे वो अपने पेट को पाल सके। बच्चे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी थी, लेकिन इस दौरान उसके भिक्षाटन को, भीख मांगने की दशा को देख करके लोग भी आ गए। प्रमुखता से इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल ने इस खबर को दिखाई थी। उसके बाद से विभाग की तरफ से आपको बताएं कि परिवार पर ध्यान दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड के होम रिच वर्कर रमनप्रीत कौर इस परिवार को मिलने पहुंची, उनके घर पहुंची और 10 साल के बच्चे को चाइल्ड होम गुरदासपुर में रखने और पिता की पेंशन और बाकी बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का आश्वासन भी दिया। दरअसल आपको बता दें कि भीख मांगना एक क्राइम है, ख़ासतौर पे बच्चों से भीख मंगवाना वो भी क्राइम है। इस दशा में जिम्मेदारी को समझते हुए वहाँ पे चाइल्ड एंड वेलफेयर उनके घर पहुँचा है, विभाग के लोग पहुँचे हैं और इस माबत बच्चे को जो है ऊपर उसको सहयोग देने की पूरी बात कही गई है। वहीं पंजाब सरकार नशे के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर रही है, जहां पटियाला में पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर नाके के दौरान 100 पेटी अवैध शराब की बरामद की है। वहीं अवैध शराब के साथ पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे 2 कार और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
वहीं पंजाब में आए दिन नशे का कहर बढ़ता जा रहा है। ताज़ा मामला मानसा में सामने आया है। इसमें थाना भीखी की पुलिस ने चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 100 बोरियों में से 200 किलो चूना पोस्ट बरामद किया है, भुक्की बरामद किए हैं। मानसा के डीएसपी हरजिंदर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ट्रक की तलाशी ली। पुलिस ने बताया कि ट्रक समेत 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। वहीं तरनतारण के भोजिए गांव में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आप बता दें कि बुजुर्ग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। दरअसल पीड़ित बुजुर्ग बूटा सिंह पुजिया का रहने वाला है, जो अक्सर गांव के उनके वो मुद्दों पर आवाज़ उठाते थे, बदहाली पर आवाज़ उठाते थे। इससे खफा होकर के, नाराज़ होकर के गांव के कुछ लोगों ने मिलकर के उनकी पिटाई कर दी। फिलहाल पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा पीड़ित बुजुर्ग की तरफ से आरोप है। दरअसल ये सरेआम इस तरह की मारपीट की वारदात के बाद कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सवाल उठने लगा है लोगों की संवेदनशीलता पर भी और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर पर भी, क्योंकि यह बुजुर्ग लगातार गांव में बदहाली की समस्या को लेकर के आवाज़ उठाते थे और यह बात कुछ लोगों को हजम नहीं और उन्होंने सीधे कानून अपने हाथ में लिया और इनको पिटाई कर दी। सबसे हैरानी की बात है कि वीडियो वायरल हो रहा है, आरोपी इसमें दिख रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई से बच रही है। ये बिल्कुल ही अगर कहा जाए तो ये असंवेदनशीलता है प्रशासन की भी। नहीं, नहीं, वहीं श्री मुक्तसर साहिब के कब्रवाल गांव के सरपंच पर भीड़ से हमला करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि सरपंच कांग्रेस से जुड़े हैं और उन्होंने भीड़ तंत्र के जरिए हमला कराया। दरअसल आपको बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से हमले हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कच्ची नाली और गंदगी के संबंध में गाँव के ही एक व्यक्ति ने यह मामला उठाया था, जिसका नाम हरिंदर सिंह है, और उस मामले को उठाए जाने के बाद कांग्रेसी सरपंच शरणजीत संधू ने अपने लोगों के साथ मिलकर हरेंद्र पर हमला बोल दिया और इस दौरान उसके साथ बुरी तरह से मारपिटाई की गई। उधर जालंधर में देर रात 66 फुटी रोड पर हाई ग्रेड फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया। लकड़ी होने के कारण आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। फर्नीचर फैक्ट्री के मालिक संजय गुप्ता ने बताया कि उनको रजाई बनाने वाले का फ़ोन आया था और उनकी फैक्ट्री में आग लगने की सूचना सुबह 3:30 बजे उन्हें फैक्ट्री में उनको मिली और जब वे पहुंचे तो देखा कि फैक्ट्री में आग बुरी तरह से लगी हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और उन्हें बाद में आग पर काबू पाया। हालांकि नुकसान कितने का हुआ है अभी तक इसका अंदाज़ा नहीं लग पाया है। और चलिए अब रुख करते हैं हिमाचल की खबरों का। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई, जब कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाए, साथ ही और भी दूसरे बयान दिए, जिसके बाद से सीएम ने नेगी के शब्दों के चयन पर आपत्ति जाहिर की। इसके बाद दोनों तरफ से हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें विपक्ष की ओर से नारेबाजी को देखते हुए कई बार जो है विधानसभा स्पीकर ने शांत कराने की भी कोशिश की और इस दौरान उन्होंने जगत सिंह नेगी के शब्दों को चयन को लेकर के उन्हें हिदायत भी दी। इसके बाद वन मंत्री राकेश पठानिया ने नियम 67 के तहत चर्चा में भाग लेते हुए कोरोना की लड़ाई में हिमाचल सरकार के प्रयासों की सराहना की और बताया कि कोरोना के महामारी में लगातार काम हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पर उन्होंने तंज भी कसा और कहा कि कांग्रेस इस महामारी में भी राजनीतिक रोटियां सेंक रही है और उसे शर्म आना चाहिए। पठानिया ने इस दौरान कांग्रेस को हिमाचल का दुश्मन तक करार दे दिया। आपको बता दें कि यह पहली मर्तबा काफ़ी वक्त बाद हुआ है कि एक तरह से जब
प्रश्नकाल को स्थगित करके नियम 67 के तहत चर्चा कराई गई है। हालांकि इस पर भी बवाल रहा और सदन में कार्रवाई भी कई वॉकआउट के भी देखे गए। आपको बता दें कि प्रदेश में इस तरह की जो कोरोना के संक्रमण को लेकर के जितने भी मामले थे जो अभी तक विपक्ष सड़क पर उठा रहा था, वो सदन में देखने को मिला है और सदन में लगातार उसको लेकर के हमलावर भी है और सरकार इस पर डिफेंसिव मोड में है। मैंने पिछले कल भी माननीय सदन में सभी सदस्यों से एक अपील की थी मैंने पिछले कल भी माननीय सदन में सभी सदस्यों से एक अपील की थी कि वो मास्क लगा करके रखें, हाथों को सैनिटाइज करें और जो विधानसभा का सचिवालय है उसने कुछ बातें निर्धारित की हैं, उनका अक्षरशः पालन करें। यानी जो हमारे 5 प्रवेश द्वार हैं वहाँ पर हमने हाथों को सैनिटाइज करने के लिए पैडल मशीन्स लगाई हैं। स्वास्थ्य विभाग और हमारा सचिवालय मिल करके हर गेट के ऊपर स्क्रीनिंग कर रहा है और जिसका तापमान सामान्य से ऊपर आ रहा है उससे हम आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारी डिस्पेंसरी है, जहां पर डॉक्टर्स ड्यूटी पर तैनात हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, स्टाफ नर्सिस हैं, वहां पर हम अपनी छानबीन करवाएं और डॉक्टर से परामर्श लें। ये कल की घटना हुई है और जिसमें एक माननीय सदस्य हमारी पॉजिटिव आई है, उन्होंने हाउस भी अटेंड किया है। तुरंत उसके बाद जो है वो पूरे हाउस को सैनिटाइज किया गया है और सैनिटाइज करने के बाद जो है जो माननीय सदस्य हैं उनको आइसोलेट किया है, आइसोलेशन में रखा है हॉस्पिटल में और उनका स्वास्थ्य ठीक है। बात भी हुई मेरी, लेकिन एक बात को लेकर के जो हमने आज बात कही है और स्पीकर साहब ने भी उस पर अपनी बात कही है सभी माननीय सदस्यों से कि सुनिश्चित करें कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी अगर लगता है कि मैं किसी के संपर्क में आया हूँ या किसी को लगता है कि मैं थोड़ा अस्वस्थ हूँ, ऐसी परिस्थिति में तुरंत जो है वो अपने आप को जो है वो क्वारंटीन करें और हाउस में ना आए, ऐसा निवेदन किया। और मैं भी इस बात को लेकर के वह नियम 67 के तहत कोरोना को लेकर के चल रही विधानसभा सदन में चर्चा के दूसरे दिन विपक्ष के विधायकों को सदन में चर्चा में हिस्सा लेने के लिए समय न दिए जाने से नाराज होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम कर रहा है और विपक्ष के विधायकों को चर्चा में भाग लेने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष के मंत्रियों को जवाब देने के लिए पूरा समय दिया जा रहा है। सदन को 5 बजे स्थगित करने की क्या जल्दीबाजी थी, इस तरह के सवाल उठाए गए। सभी को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कहा गया। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग पर लगे घोटाले और आरोपों को लेकर के बिजली पानी की बढ़ाई गई दरों और बस किराए में बढ़ोतरी को लेकर के विधानसभा का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चौड़ा मैदान में इकट्ठा होकर के विधानसभा की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता ने बैरिकेड तोड़कर विधानसभा के ऊपर धावा बोल दिया। हालांकि कांग्रेस इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी उनके साथ थे, मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष भी थे और विधायक भी कई तमाम इस दौरान मौजूद रहे। तो हालात 6 महीने में हुए हैं। 6 महीने में आज 55 डेथ्स हो चुकी हैं और 8,000 के आसपास जो है लोग संक्रमित हो गए हैं। ये कहते हैं हमने विकास किया है, इनका विकास तो आपको पता है असिम्प्टोमेटिक विकास है। लक्षण जिसमें ये कह रहे हैं कि लक्षण है विकास के, हम कह रहे हैं जमीन पे दिखाओ। तो सिर्फ लक्षणों की बात हो रही है। अंदर नए नए चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, मंत्री बनाए जा रहे हैं,
एफआईआर आम जनता पे हो रही है, हजारों लोगों पे एफआईआर हो गई, पत्रकारों पे एफआईआर हो गई, देशद्रोह के मुकदमे बन गए। तो ये सरकार जो विफलता है, उस विफलता के आगे जो है ये बाहर घेराव हो रहा है और अंदर भी जो है सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। और सन 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी निश्चित तौर पे, क्योंकि अब जो भी चुनाव होगा हिमाचल प्रदेश का, उसमें जयराम सरकार को जाना ही जाना है। हम कहते हैं आप जो है नाकाम हुए हैं, आप जो है नैतिक आधार। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ कहा, हम आपको दिखा दें। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसने मॉनसून 10 दिन का रखा। अधिकांश प्रदेशों में 1 दिन का हो रहा है, 2 दिन का हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का हो रहा है। हिमाचल प्रदेश ने 10 दिन का सत्र इसलिए रखा, हम चाहते हैं सारे विषयों पर चर्चा हो, खुली चर्चा हो, अच्छे सुझाव आए। आने वाले समय में कोरोना वायरस से इस संकट से बाहर निकलने के लिए प्रदेश के लिए अगर जो सुझाव आएंगे उस पर हम काम कर सकें। तो उस दृष्टि से सचमुच में हमको विपक्ष का जो रोल है, उनकी भूमिका है, उस पर बहुत बड़ी निराशा हुई है, जगहंसाई हुई है। और नियम 67 के अंतर्गत पूरे हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हमने विपक्ष द्वारा मूव किया 67 का जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार किया। क्योंकि स्वीकार इसलिए किया, हम चर्चा से डरते नहीं हैं, चर्चा से भागते नहीं हैं, हम सामने खड़े हैं क्योंकि हमने गलत कुछ किया नहीं है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। उनके पास कोई भी तथ्य नहीं है जिन बातों को लेकर के वो। वहीं हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इंदौरा से विधायक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप की स्थिति देखी गई। दरअसल रीता धीमान कोरोना की आशंका के बावजूद सदन में चली गई थी और बाद में उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ऐसे में विधानसभा स्पीकर विपिन रावत ने सदन के तमाम सदस्यों से एहतियात बरतने की अपील की। उन्होंने बाकायदा पत्र लिख करके सभी सदस्यों से अपील की कि कोरोना के लक्षण मिलने पे वे खुद को आइसोलेट करें, सेल्फ क्वारंटीन करें और रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही लोगों से मिलने जुलने का जो है जो रास्ता है उसे पूरा करें। आपको बता दें कि कोरोना पर स्पीकर ने पत्र लिखा और सदन के तमाम सदस्यों से गुजारिश की है कि अगर उनके अंदर थोड़े भी सिम्टम नज़र आते हैं तो उसकी बाकायदा जांच कराएं। जांच कराने के बाद स्थिति को देखते हुए खुद फैसला लें और अगर जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं या फिर कोई भी लक्षण पहले भी आता है तो खुद को कोशिश करें कि वो खुद को क्वारंटीन करें। वहीं बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत कड़ी सुरक्षा के बीच मनाली से मंडी पहुंची। आपको बता दें कि मंडी वे अपने गांव पहुंची, पैतृक गांव। यहां पर वे अपने कुल देवी का आशीर्वाद लेंगे और आपको बता दें कि यहां से अपने पैतृक गांव से वे मुंबई के लिए रवाना होंगी। दरअसल उनकी फ़्लाइट चंडीगढ़ से है, तो पहले चंडीगढ़ जाएंगे और वहां से मुंबई के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि कंगना रनौत और शिवसेना के बीच तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके मुंबई में नहीं आने को लेकर के चुनौती दी गई थी, जिसे कंगना रनौत ने उस चुनौती को स्वीकार किया और उसके बाद से उन्होंने ट्वीट भी किया था और कहा था कि 9 तारीख को वे मुंबई पहुंचेंगी। साथ ही साथ उनकी चुनौती के बाद से लगातार और तल्खी बढ़ गई, जिसके बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी थी। इस लिहाज से गृह मंत्रालय की ओर से कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल को सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। पंजाब इंडिया न्यूज़ हिमाचल के इस जो आपको बता दें कि जो पेज है, यूट्यूब है, फेसबुक है और ट्विटर, इस पर आप सीधे विजिट कर सकते हैं और हमारी ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू हो सकते हैं।